सर हो गया सर। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। देखो डाल्टन ने कहा कि परमाणु का ना तो निर्माण किया सकता है और ना ही विनाश किया सकता है और ना ही इसे जो है काटा जा सकता है, मतलब अविभाज्य है और अविनाशी। इतनी बात शायद उन्होंने लिख दी थी पिछले। इसके बाद इसी में लिखा है लेकिन वर्तमान समय में लेकिन वर्तमान समय में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। अगला मॉडल है थॉमसन की परमाणु संरचना। थॉमसन की परमाणु संरचना। थॉमसन की परमाणु संरचना। थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो है उदासीन होता है। परमाणु कैसा होगा? उदासीन होगा, अर्थात परमाणु में कोई चार्ज नहीं होगा। कहने का मतलब इन्होंने दो बात बताई कि पूरे परमाणु में एक तरीके से जो परमाणु का भीतरी भाग उसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक पे कैसा आवेश रहेगा? धनावेश। और नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि जो पूरा का पूरा परमाणु में चार्ज होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। जैसे मान लो ये एक परमाणु है, ये नाभिक हो गया उसका परमाणु, ठीक है बेटा, और ये एक तरीके से आउटर शेल हो गया। बीच बीच में क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये क्या है? इस पे प्लस चार्ज है। तो ये है हमारा नाभिक जिसपे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये है इलेक्ट्रॉन जिसपे कैसा चार्ज है? इन पे चार्ज है नेगेटिव, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि जो परमाणु का पूरा है कैसा रहेगा? उदासीन है। तो ये जो इन्होंने मॉडल दिया इसको नाम दिया इन्होंने वाटरमेलन मॉडल। परमाणु का वाटरमेलन मॉडल, इसको नाम दिया प्लम पुडिंग मॉडल या इसको वाटरमेलन मॉडल से बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। और इसी को नाम दिया इन्होंने फॉर्मूले करके वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मॉडल। ये पहले डायग्राम बनाओ और फिर दो मॉडल के नाम, ठीक है। जैसे तरबूज काटा होगा, ठीक है, जैसे तरबूज काटते हैं ना, तरबूज पूरा का पूरा क्या है? परमाणु, ठीक है। जो उसमें काले दाने हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो ये काले दाने हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जो इनकी अतिरिक्त जो स्पेस बच रहा है वो क्या कहला रहा है? प्लस चार्जेस, ठीक है। तो कुल मिला के कैसा है? पूरा का पूरा परमाणु न्यूट्रल है, ठीक है। ये बताओ, ये डायग्राम बनाओ और इनके मॉडल का नाम लिखो प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। जे.जे. थॉमसन के अनुसार, इनका पूरा नाम है जे.जे. थॉमसन। जे.जे. थॉमसन, जे.जे. थॉमसन के अनुसार
परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु एक धनावेशित गोला है। जे थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसके चारों जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं जिससे कि पूरा का पूरा परमाणु उदासीन हो जाए, जिससे कि पूरा का पूरा परमाणु उदासीन हो जाए। अगला मॉडल रदरफोर्ड की परमाणु संरचना। रदरफोर्ड की परमाणु संरचना। बेटा इनके मॉडल का नाम याद रखना। जो थॉमसन का परमाणु मॉडल उसका नाम क्या है? प्लान मॉडल या वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, कभी कभी यही डायरेक्ट पूछते हैं कि इनने मॉडल दिया उसका नाम क्या है। तीसरा है रदरफोर्ड की परमाणु संरचना। और इनके परमाणु जो मॉडल दिया है उसका नाम लिखो न्यूक्लियर मॉडल। जो इनका मॉडल है उसका नाम है न्यूक्लियर मॉडल। कॉपी करके लिखो, ये और करके लिखो एल्फा कण या एल्फा पार्टिकल। ये बेटा एल्फा है, एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये इनके एक्सपेरिमेंट के मॉडल का नाम है। अगर पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया परमाणु का, तो रदरफोर्ड। यही पूछा जाएगा कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल किसने दिया, तो रदरफोर्ड। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। देखो इसमें क्या होता है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नाभिक है जो कि हमारे ठीक, और यहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। देखो थॉमसन की परमाणु संरचना और रदरफोर्ड की परमाणु संरचना में अंतर क्या था? थॉमसन ने ये कहते हैं कि कहीं भी, यानी कि बीच में कहीं भी ऋणावेश हो सकता है, लेकिन इन्होंने क्या कह रहे हैं, रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक नाभिक होगा जिसमें धनावेश होगा, और नाभिक किससे मिलकर बनेगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगा। ठीक है, नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में क्या मिलेगा, ये निश्चित कक्षा है, इसमें ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या हमारा नाभिक है जो कि कैसा है, धनावेशित है, ये धनावेशित, और ये है इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैसे उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे ऋणावेशित। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का एक नाभिक होता है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का एक नाभिक होता है
जिसमें परमाणु का कुल द्रव्यमान तथा कुल धनावेश केंद्रित रहता है। कुल धनावेश केंद्रित रहता है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। इस प्रकार परमाणु पर उदासीन रहता है। अगला परमाणु का नाभिक। अगर ये परमाणु है तो नाभिक कहाँ मिलेगा? केंद्र में मिलेगा। अगर ये परमाणु है तो नाभिक कहाँ मिलेगा? परमाणु के केंद्र में मिलेगा। और जिस पर कैसा चार्ज होगा? नाभिक। ठीक है। और इसी नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में गति करेंगे, जिन्हें क्या बोलेंगे? कक्षा बोलेंगे। ठीक है। तो कुल मिला के जब ये धनावेश है, जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, जितना धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा, तो पूरा का पूरा परमाणु कैसा हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में नाभिक को पढ़ना है। इसमें ऐड कर परमाणु का नाभिक बैच करते हैं। नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। नाभिक परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसमें प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स पर धनावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स उदासीन होते हैं। प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स को सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। नाभिक में नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। नाभिक में नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है।
पैराग्राफ जो है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ, पथ का पूरा रास्ता, वृत्ताकार पथ में घूमते रहते हैं, जिन्हें कक्षा कहा जाता है, जिन्हें कक्षा ब्रैकेट में ऑर्बिट या शेल, जिन्हें कक्षा ब्रैकेट में ऑर्बिट या शेल कहा जाता है, जिन्हें कक्षा ब्रैकेट में ऑर्बिट या शेल कहा जाता है। अब लेकिन अब ऑर्बिट या शेल, अब लाइनिंग बना रहेगा ऑर्बिट या शेल। नाभिक के चारों ओर उपस्थित नाभिक के चारों ओर उपस्थित वृत्ताकार पथ, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑर्बिट या शेल कहलाते हैं, ऑर्बिट या शेल कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है, जिन्हें भीतर से बाहर के क्रम में, जिन्हें भीतर से बाहर के क्रम में भीतर से बाहर के क्रम में KLMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, KLM द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बेटा सभी के सभी कैपिटल बनेंगे, जिन्हें KLMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, 2n²। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है, 2n² होती है। अगर मैं बात करूँ कि ये ऑर्बिट, ये L है, ये M है और ये M है, तो K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पहले यहाँ लिखो, ये कक्षा है हमारी, कक्षा है ऑर्बिट, और ये वाला कॉलम बनाओ अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे कॉलम बनाओ। तो K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2n², 2n²। तो इसको सॉल्व करो, 2 और n का वैल्यू कितना लिखोगे? n के नंबर ऑफ शेल्स कितनी है? ये पहली कक्षा है, नंबर ऑफ शेल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1²। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही n शेल में कितना हो जाएगा? ये कौन सी क्रम की कक्षा है? दूसरे क्रम की, तो 2 इंटू 2 का, यानी यहाँ पे आ जाएगा n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और ये 4 ठीक है, और m क्या हो जाएगा? ऐसे
यानी विकल्प ये n बराबर बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स यानी कक्षा के समय इसको बराबर देखो बेटा अगर यहाँ से इसलिए डायग्राम बनाना है ये हमारा नाभिक है ये ए सेल है ये एल है ये है एम सेल है और ये है एन ठीक है ये वाली है ए ये है ये एल है ये एम है और ये बाहर वाली एन और ये हमारा नाम है ठीक है जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसको क्या बोलोगे अल्टीमेट ऑर्बिट क्योंकि सबसे बाहर की इसके लिए अल्टीमेट ऑर्बिट होती है सबसे बाहरी कक्षा के भीतर वाली कक्षा को क्या बोलोगे पेनल्टीमेट ऑर्बिट यानी कि इसमें सबसे बाहरी कक्षा ये है तो सबसे बाहरी कक्षा के भीतर जस्ट भीतर वाली कक्षा कौन सी हो जाएगी एन रहेगा ना एन सबसे बाहरी है ठीक है तो एन के जस्ट भीतर वाली कक्षा कौन सी हो जाएगी एन इसको क्या बोलोगे पेनल्टीमेट ऑर्बिट तो ये है हमारी अल्टीमेट यानी सबसे बाहरी अल्टीमेट ऑर्बिट ये हो जाएगी पेनल्टीमेट ऑर्बिट ठीक है बेटा एक और यहाँ पर पेनल्टीमेट ऑर्बिट के ठीक भीतर वाली कक्षा को क्या नाम होगा पेनल्टीमेट ऑर्बिट के ठीक भीतर वाली कक्षा का नाम होगा एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट इसका भी नाम हो जाएगा इस वाली इसको नाम दे देंगे पेनल्टीमेट ऑर्बिट इसका नाम एंटी पेनल्टीमेट जरा इसमें बताओ एंटी पेनल्टीमेट कौन सी होगी और पेनल्टीमेट कौन सी होगी डायग्राम देखिए बताओ इसमें से एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट कौन सी है और पेनल्टीमेट ऑर्बिट कौन सी है एल एंटी वाली है और पेनल्टीमेट देखो बेटा पेनल्टीमेट कौन सी है एम वाली ठीक है एंटी पेनल्टीमेट कौन सी है यहाँ पे एल वाली और पेनल्टीमेट यानी सबसे बाहरी कौन सी होगी एन वाली ठीक है ये बता सर उससे आगे वाली का नाम नहीं है फर्स्ट वाली ये तो बेसिकली अगर हमने बात किया एक ही हो गई एन हो गई एन हो गई एन तो केवल इन्हीं तीन का जिक्र करता है ये अल्टीमेट वो पेनल्टीमेट और एक एंटी पेनल्टीमेट बस तीनों का नाम है इसके भीतर वाली का मैंने कैसे नहीं पढ़ा तो ये हिंदी में नहीं क्या हिंदी में लिखो हिंदी में ये ऐसे ही लिखोगे अल्टीमेट पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट ऐसे ही हिंदी में इसको जस्ट ऐसे ही ट्रांसलेट करके ठीक नहीं होते इसके नाम ही नहीं होते क्या करोगे गूगल करोगे तब भी
फिर इसको ऐसे लिखो, पेनल्टी वेट, एंटी पेनल्टी वेट, बस नाम याद रखना है। सबसे बाहरी एंटी वेट है, सबसे बाहरी के जस्ट भीतर वाली क्या है, पेनल्टी वेट है, और पेनल्टी वेट के जस्ट भीतर वाली क्या है, एंटी पेनल्टी वेट। बस ऐसे नोट करके लिखो। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 होती है। देखो एक चीज हमें ये पता चल रहा है कि कक्षा क्या है, बस हमें इतना पता चल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन इन कक्षा की भी उप कक्षाएं होती हैं, ठीक। अभी हमें एग्जैक्टली पता चला कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इन कक्षाओं की भी उप कक्षा होंगी जिन्हें सब ऑर्बिट या सब सेल मिला और जिन्हें SPDF से दर्शाया, ठीक है। तो हेड डाल देंगे सब और उप कक्षा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कक्षा के बारे में, हम पढ़ेंगे उप कक्षा। उप कक्षा ये इसको बोलते हैं सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ठीक है, हेडिंग डाल उप कक्षा ये सब ऑर्बिट। यहाँ पे क्या है, ये हमारी विभिन्न कक्षाएं हैं, इनके भी क्या होंगे, कुछ भाग हो जाएंगे, ठीक है। माना कि अगर कोई ये ऑर्बिट बना इसको M नाम दे दिया, ठीक है, तो इसके भीतर भी कुछ सेल सब सेल्स हो जाएंगे और इसके भीतर भी आ जाएंगे, इसके बाहर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, सब सेल्स कहलाएंगे। जो मेन सेल है वाली M है, ये वाली क्या कहलाएंगे, सब सेल, भीतर वाली और बाहर वाली सब सेल्स, ठीक है। फिर इनके भी नाम होते हैं, कक्षाओं के विभिन्न भाग होते हैं, कक्षाओं के विभिन्न भाग होते हैं, जिन्हें उप कक्षा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें उप कक्षा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें उप कक्षा के नाम से जाना जाता है, और इन्हें क्रमशः बेटा याद इन्हें क्रमशः SPDF, S स्मॉल बनाएंगे, DB स्मॉल बनाएंगे, DB स्मॉल बनाएंगे, SPD और F इस तरीके से स्मॉल, जिन्हें क्रमशः SPDF द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें क्रमशः SPDF द्वारा दर्शाया जाता है। बेटा एक तरफ है डालो कक्षा और इस तरीके से कॉलम बनाना और दूसरी तरफ डालो कक्षा। एक तरफ है डालो कक्षा यानी ऑर्बिट और दूसरी तरफ है डालो कक्षा। एक तीन, ठीक है, L हो गया, M हो गया, M हो गया। तो यहाँ पे जो कक्षा होगी वो क्या होगी, एक होगी जिसका नाम क्या होगा, केवल S। यहाँ पे कितनी होगी, दो होगी जिसके नाम होंगे S, D। यहाँ पे उस कक्षा होगी तीन जिसके नाम होंगे S, T और D। यहाँ पे उस कक्षा होगी चार जिसके नाम होंगे S, T, D, F, G, ठीक है। तो K कक्षा में वो कक्षा कितनी होगी, एक, जिसको S नाम देंगे। L कक्षा में वो कक्षा कितनी होगी, दो, जिनको नाम देंगे SP। N कक्षा में वो कक्षा होगी तीन, जिनको नाम देंगे SPD। और N कक्षा में वो कक्षा होगी चार, जिनको नाम देंगे SPD, ठीक है, S1।
जो लगे अपनी एक चीज और देते हैं, जैसे ही गैस बन गया इसको ये गैस हो गई। अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, तीन बॉक्स होगा, एक दो और एक तीन, ठीक है, एस पी डी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो आएगा, तो इसको यहाँ पे इसको अलग से देखो, अगर ये एस है तो एक बॉक्स होगा, ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो तीन बॉक्स बना, एक दो तीन। अगर डी की बात करेंगे यहाँ पे डी लिख दिया तो पांच बॉक्स, एक दो तीन और कुल पांच बॉक्स हो गए। और एफ की बात करें सात बॉक्स बना, एक दो तीन चार पाँच बॉक्स के अंदर एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब इनमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो एस में अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दो, ठीक है, पी में अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, डी में अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10, एफ में अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 100। ये भी इसको इस तरीके से इसको इस तरीके से ये जो हमने दिखाई ना, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या दिखाएगा, ठीक है, एक बॉक्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, और दोनों ही एक दूसरे की एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में होगा, ठीक है, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, इसीलिए हमें एरो अपोजिट, ठीक है। इतना बनाने के बाद पैराग्राफ बदल देगा। एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। एस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, कॉमा, पी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। पी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, डी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। डी उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है तथा एफ उपकक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। एफ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो लिखिए 14 होती है, ठीक है। तो ये पता चल रहा है ना, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन बाहर के निकाले कैसे कैसे, अगर जीरो के साथ साथ पता चलेगा इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 6, इसमें कितने हैं 10 और इसमें कितने हैं 14, ठीक है। तो ये एस पी डी है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने बच्चे से पहली बार पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ चुके हैं, कितने बच्चे इसको पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है? कुछ नया तो नहीं लग रहा, आर्ट वालों को नया लग रहा है, आर्ट वाले बच्चों को नया लग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है कि इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के भरे जाने की व्यवस्था को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना। जितनी भी हमारी कक्षाएं हैं एस पी डी एफ, इनमें इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थित होने का क्रम या यूं की भरे जाने का क्रम क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। ठीक है, स्लाइड विभिन्न कक्षा तथा उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। ठीक है, एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल दो, कैल्शियम का एग्जाम्पल बेटा, इसको यूज करते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितने ऊपर होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? कितने लोगों को पता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है कैल्शियम का? अच्छा, किससे दर्शाते हैं कैल्शियम को? सी। ठीक है, सी। कैल्शियम बेटा ये हमारा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 20। ठीक है, पहले शेल देखते हैं, यानी ऑर्बिट। तो K L M N, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इसमें क्या आएगा? 2 8, वैसे होना 18 चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम है, 8 ही आएगा यहाँ पे। और इसमें क्या आएगा? 0 कितना हो गया? 2 8 10 हो गए, 18 और 2 20, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, अब इसी का अगर sp-df सब शेल में देखें तो कितना हो जाएगा? K में कितनी शेल होती है बेटा? एक ही होती है, S। तो 1s2। ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2s2 2p6 और 3s2। ये यहाँ पे आ गया। ठीक है बेटा, 8 ये हो गए, 6 तो 8 यहाँ पे हो गए, और 8 में यहाँ पे 3p6 4s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 12 6 18 22, ये 25। ठीक है, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एक एलिमेंट यानी कक्ष में हो गया, और ये सब कक्षा में। ठीक है, तो 1s2 2s2। देखो बेटा, यहाँ पे 1s मतलब पहली ही दिखाना है, क्योंकि ये पहली कक्षा की है। ये K की ऑर्बिट, K की सब ऑर्बिट इसलिए 1 से दर्शाती है। ठीक है, L दूसरे नंबर की है, इसलिए यहाँ पे दूसरे से दर्शा रहे हैं, 2 से दर्शा रहे हैं। ठीक है, इनको नहीं समझा तो 2 से दर्शाती है, 2 से। ठीक है, हमें पता है ना K में कितनी, L में कितनी आ गई? 2 थी ना, सब शेल कितनी थी यहाँ पे? तो sp, तो वही तो है, sp 2 ही तो आ रही है L में। L में कितनी आ जाएगी? sp 3। ठीक है, और वहां पे आगे जाएगी फिर sp-df। ठीक है, इसको तो फिलहाल ये 1s2 2s2 2p6 हो गया, 3s2 3p6 हो गया, और ये 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, हमने भर दिया यहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से 2 8 8 2 20 हो गया, और इसको शब्द सेल के अकॉर्डिंग इसको भर दिया। यही क्या कहला रहा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये छोटी सी आईडी बनाओ, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसमें डाल देंगे।
किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए बताओ संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? अंतिम कक्षा कौन सी है यहाँ पे? एन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, एग्जाम्पल को कैल्शियम, उसमें डैश देके लिख लो। कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। ठीक है, छोटा सा कोर इलेक्ट्रॉन्स देखो इसको समझो। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर शेष कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स को कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। कोर इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल बेटा कैल्शियम का देखिए बेटा, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 18 सभी लोग। एक इसको छोड़ देंगे, बाकी तीनों काउंट करेंगे, के वाले को, एल वाले को, एम वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो उदाहरण। कैल्शियम में कोर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होती है। कैल्शियम में कोर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल संयोजकता। अगर यहाँ पे कैल्शियम का उदाहरण लिया, इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है, जो कि पूरा है, क्योंकि ये क्या है? पूरा है, ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना देगा, क्योंकि पूरा है। ठीक है, इसको जरूरत नहीं। अगर हम बात कर लें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कार्बन की बात करें, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। L कितने में आ जाएगा? यहाँ पे कितना होगा? 2। यहाँ पे कितना होगा? 4। ये अभी अधूरा है। L कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? पूरा 8 होना चाहिए, तभी ये अपने आप में संतुष्ट हो पाएगा। अब इसके पास 4 ही है, ये क्या करे? या तो 4 किसी से ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या 4 अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस कंडीशन में ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है ना, तो इसी यानी कि किसी परमाणु की जो अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस प्रकार से आपस में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें या त्याग दें कि उनकी मतलब उनका जो है एक तरीके से संयोजकता पूरी हो जाए, वो संतुष्ट हो जाए, उनके कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो जाए, तो वही क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। ठीक है ना, बस हो जाएगी। यानी कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो कि वो क्या कहते हैं? ग्रहण करने के माध्यम से या त्यागने के माध्यम से अपनी अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को पूरा कर लिया, वही से क्या कहलाएगी? संयोजकता। ठीक है, इसको लिखो। किसी भी तत्व का परमाणु
किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, देखो बेटा कुछ एग्जाम्पल देखना। ये कार्बन का था, ठीक है, नाइट्रोजन का देखो और ऑक्सीजन का देखते हैं। 3 एग्जाम्पल देखना है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ये 7। ऑक्सीजन में कितना होता है? 8। ठीक है, तो इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे आ जाएगा? 2 और 5। इसमें भरेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 6। ठीक है, नाइट्रोजन क्या चाहेगा? इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। 3 क्या हो जाएगा? इसकी संयोजकता हो जाएगी, इसकी 3 वैलेंस से। ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो 2 क्या हो जाएगी? इसकी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि ये चाह रहा है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो यहाँ पे 8 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एल में नेचुरल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 2। तो ये बनाओ, कार्बन वाला लेना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और इसकी संयोजकता कितनी आगे कितनी होगी? यहाँ पे संयोजकता यहाँ पे 4 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं और यहाँ पे 2। ठीक है, ओके। हेडिंग नंबर क्वार्क। ये क्या होता है? देखो, परमाणु के मूल तत्व कौन होंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि परमाणु के मूल तत्व जिन कणों के मिलने से बनते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? क्वार्क। ठीक, लिखो, परमाणु के मूल तत्व जिन कणों के मिलने से बनते हैं उन्हें क्वार्क कहते हैं। उन्हें क्वार्क कहते हैं। अगला करो, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में लिखते हैं एटॉमिक नंबर। और ये होती है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित
प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है। किसी तत्व का रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। किसी तत्व का रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या पर ही निर्भर करता है। किसी एक तत्व के सभी परमाणुओं की परमाणु संख्या समान होगी। किसी एक तत्व के सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान होगी। इसलिए परमाणु संख्या ही किसी तत्व की पहचान होगी। इसलिए परमाणु संख्या ही किसी तत्व की पहचान होगी। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इसको बेटा दिखाते हैं जेड से। इसको जेड से दिखाते हैं। ठीक, परमाणु संख्या को जेड से दिखाते हैं। बराबर किसके होगा? प्रोटॉन्स की संख्या। तो ये बराबर होता है प्रोटॉन्स की संख्या। तो यही क्या है हमारी परमाणु संख्या। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्योंकि ओवरऑल प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसी पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए उतना ही क्या होगा कि ऋणावेश की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इसके बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ठीक है बेटा, ये दो बातें आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया। तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में रखा गया। ठीक है बेटा। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? जितने किसी तत्व में क्या होंगे? प्रोटॉन्स, मतलब जितने एक परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या है वही क्या कहलाएगी? उसकी एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहलाएगी। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या को क्या बोलेंगे? परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या बोलो या परमाणु क्रमांक बोलो, एक ही बात। ठीक है। अगला क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या और इससे पहले एक चीज सोच के बताओ, अगर मैं यहाँ पे सोडियम लिख दूं Na, ये क्या है? हमारा तत्व है।
सभी परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होगी? अगर मतलब जो भी 8 तो जितने भी इसी तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनकी परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए? समान या असमान? समान होगी ना, क्योंकि अभी भी जस्ट लिखा है ना कि इन्हीं तत्वों के सभी परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ क्या होता है? ये डिग्री 11, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो ये इसका 11 एटॉमिक नंबर। ठीक, हमारा अगला एलिमेंट द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, इसको बेटा बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर बोलते हैं तभी इसका एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास। ठीक है, दोनों नाम क्या करें, द्रव्यमान संख्या कहो या मास नंबर कहो या एटॉमिक मास कहो। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये सुनो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु में किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, ऐसे किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स तथा न्यूट्रॉन्स की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। बेटा यहाँ द्रव्यमान संख्या बराबर किसके होगी? प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या। इसको बना लो, न्यूट्रॉन्स की संख्या। चलो इसको लिखो, किसी एक तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी एक तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे C6, मतलब यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है और मास नंबर क्या है? 12। ठीक है, और C6 और यहाँ पे एटॉमिक मास क्या करते हैं? ठीक है, कार्बन 12 और कार्बन 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर से है। और जरा मुझे इसी में बताओ इसके न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? तो फटाफट निकाल लो। 7 न्यूट्रॉन 7 कैसे? इसमें बताओ, इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा और इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? इन दोनों के न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ये क्या है? द्रव्यमान संख्या। इसको किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या में पता है कितनी है? 12 हो गई। प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? 6 दी हुई है। निकालनी कितनी है? न्यूट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? n से। न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है? n। और ये क्या है? स्मॉल।
ये p है यानी प्रोटॉन्स की संख्या, ये स्मॉल n है न्यूट्रॉन्स की संख्या, तो n, ठीक है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 6। न्यूट्रॉन्स कितना आ गया यहाँ पे 6। यहाँ पे देखो कितना होगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या क्या है हमारी, ये वाला 14, और प्रोटॉन्स की संख्या क्या है 6। निकालना क्या है न्यूट्रॉन, निकालो यार। n बराबर क्या होगा माइनस 6, तो n बराबर न्यूट्रॉन ये कितना हो जाएगा हमारा 8। न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ रही है 8। इसको लिखो, कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी पड़ती है, ठीक है। जरा इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी बताओ। आयरन, चलो इसमें कैल्शियम, जरा यहाँ कैल्शियम भी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या 20। कैसे निकालना बताओ। 40 क्या हो गया, मास नंबर हो गया। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 20, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो n बराबर कितना हो जाएगा 20, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमको एटॉमिक मास पता है तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या बराबर क्या है, जरा बोला कॉन्सेप्ट याद करो, एटॉमिक नंबर वाला, इससे पहले जो पढ़ा एटॉमिक नंबर वाला, प्रोटॉन्स की संख्या बराबर किसके होगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो जितनी प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स हैं तो 6 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है तो 20 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। क्यों होंगे, क्योंकि टोटल जो है आवेश कितना होगा परमाणु में 0, ऋण आवेश खासकर उदासीन होगा। तो दोनों आवेश को कैंसिल करने के लिए जो नेट चार्ज है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये प्लान बना लो, यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 6 और यहाँ पे प्रोटॉन कितना है 5। मेंडलीव की आवर्त सारणी में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते द्रव्यमान संख्या के क्रम में रखा गया। तत्वों को उनके बढ़ते द्रव्यमान संख्या के क्रम में रखा गया, ठीक है बेटा। समस्थानिक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स।
कि समभारित, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। दोनों में अंतर होता है, एक है समस्थानिक और दूसरा है समभारित। दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एटॉमिक नंबर से किसी तत्व का एटॉमिक नंबर सेम होगा, यहाँ क्या होगा? एटॉमिक मास सेम होगा। दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होगा, यहाँ पे क्या होगा बेटा? एटॉमिक मास सेम होगा। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? समस्थानिक एक ही स्थान पे आना, किस क्रम में आएंगे? परमाणु संख्या के क्रम में आएंगे, तो उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। समभारित मास, मतलब मास एक तरीके से पॉजिटिव। तो आइसोबार्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे उनकी द्रव्यमान संख्या समान। ठीक है, समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक कहलाता है। अगला पॉइंट है इसमें, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट इसमें, इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। नाम सीख लेना, समस्थानिक, वो स्थान समान, मतलब आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। जरा सोच के बताऊं यहाँ पे, जरा यहाँ ध्यान रखो। अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, समस्थानिक है, तो मैं ये चाहूँगा आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स तीनों में क्या क्या समान होंगे और क्या क्या यहाँ पे डिफरेंट होंगे? एक तरफ प्रोटॉन लिख रहा हूँ, एक तरफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया और एक तरफ न्यूट्रॉन लिख दिया। इनमें से कौन समान होगा और कौन भिन्न होगा? समस्थानिक। ठीक है, बात समझ आ गई? एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करेगा? परमाणु संख्या की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है बेटा? प्रोटॉन की संख्या पे। जितना प्रोटॉन है उतना ही क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है। तो समस्थानिक में प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न होगी। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखो। समस्थानिक में प्रोटॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या असमान होती है, जबकि न्यूट्रॉन्स की संख्या असमान होती है। ठीक है बेटा, तो इसके उदाहरण क्या क्या बनाएंगे? उदाहरण बताओ। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, हाइड्रोजन सबने सुना है? हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होंगे? तो उदाहरण में नंबरिंग करके लिखो। उदाहरण पे हाइड्रोजन के समस्थानिक उदाहरण, और पहला उदाहरण लिखो यहाँ पे हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? नाम बताओ। 1H1, 2H1, 1H2, 1H2
तो साफ साफ बोला गया ना कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर नीचे, ये जो है हमारा ये एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो अगर ये कोई भी तत्व है, E4 एलिमेंट मान लो, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। ये लिखने का क्रम होता है, ये नीचे क्या लिखा जाएगा, परमाणु संख्या, और ऊपर क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे क्या लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो ये भी जान लो, अगर मैं बता दूं किसी भी तत्व में परमाणु संख्या को नीचे लिखा जाएगा और द्रव्यमान संख्या को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो यहाँ पे एक क्या है, नहीं परमाणु संख्या है, यहाँ पे भी एक क्या है, परमाणु संख्या है, एक क्या है, परमाणु संख्या जो कि समान है। यही था ना समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो परमाणु संख्या देखो सभी में समान है, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, ठीक है। द्रव्यमान संख्या देखो भिन्न है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न हो गई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, वनस्पति को प्रोटियम, वनस्पति को बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। और इसको क्या बोलेंगे, वनस्पति को ट्राइटियम, ठीक है। ये इनके नाम। वनस्पति को प्रोटियम बोलते हैं, वनस्पति को ड्यूटेरियम बोलते हैं, वनस्पति को ट्राइटियम बोलते हैं, ठीक है। ये इस वाले का नाम है, ये इस वाले का नाम हो जाएगा, और ये इस वाले का नाम, नोट करके लिखो। सिर्फ हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है, सिर्फ हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग तो नहीं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तीनों नाम अलग। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल क्या होता है, कार्बन, कार्बन, ठीक। अगला उदाहरण क्या होगा, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक बेटा देख रहे हैं, C612 हो गया, 6C12, 6C14। एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, और मास नंबर क्या है, डिफरेंट। इसको बनाओ, ये अलग कार्बन हो गया। एक और यूरेनियम का, ठीक, यूरेनियम की आइसोटोप। एक उदाहरण केवल यहाँ पे यूरेनियम का, तीसरा पॉइंट है यहाँ उदाहरण में यूरेनियम के समस्थानिक। यूरेनियम के समस्थानिक यहाँ पे 92U 235 और 92U 235, ठीक है। यू यहाँ पे क्या है, यूरेनियम, तो यू यहाँ पे यूरेनियम, ठीक है। 92U 235, 92U 235, तो ये तीन एग्जाम्पल हो गए समस्थानिक। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, क्लोरीन के हैं और आयोडीन के हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन बस ये खास खास है जो तीन। अगला आइटम संभार, ये बात संभार यानी आइसोबार्स, आइसोबार्स में संभारी वाला अलग अलग तत्व के ऐसे परमाणु, अलग
अलग तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि एक एग्जाम्पल है इसका आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। आर्गन क्या नाम है? 18 और इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 14। ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 19। मास नंबर क्या कर देंगे? 40। 20 सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 20 और इसका मास नंबर क्या कर देंगे? 40। तो द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या भिन्न है। ठीक है। और ये अलग अलग तत्व हैं, साथ साथ ये भी ना अलग अलग तत्व हैं। ठीक है। लिख दो। एक उदाहरण सकते हैं, इसमें लिखना चाहूँगा। ये कार्बन का लिख दो, इतना नाइट्रोजन लिख दो। तो 6C14 और 7N14 ये कार्बन और नाइट्रोजन का एक्समास है। ठीक है। ये कार्बन और नाइट्रोजन हो गया। एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण ये हो गया। इसमें पैराग्राफ बदल देंगे। संभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। संभारिकों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला है तो सब न्यूट्रॉनिक। नाम से पता चलता है कि इसमें क्या होगा? न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होगी। नाम से पता था सब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? समान। भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, कौन? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण सही उदाहरण लेते हैं, ये हमारा सिलिकॉन। पहले हम सबके सिंबल लेते हैं सिलिकॉन। ये फॉस्फोरस है और ये क्या है? सल्फर। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 14। ठीक है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 15 होगा। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 16। ठीक है। इसमें इसके मास नंबर बिल्कुल अलग अलग होता है। यहाँ इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 30, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 32। ठीक है। द SI सिंबल
P किसका सिंबल है? फास्फोरस का, और S किसका सिंबल है? सल्फर का। तो यहाँ पे लिखो जहाँ इसको, ये बेटा सल्फर है हमारा, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन है, ये वाला फास्फोरस है, और ये हमारा है सल्फर। अब जब आप लोग इसमें से मुझे न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल के बताओगे, सभी में समान होगी? फटाफट निकालो न्यूट्रॉन्स की संख्या, निकालो सब न्यूट्रॉन्स की संख्या निकाल के बताओ। निकाली और तो निकालें, निकाल के बताओ कैसे निकालोगे? फॉर्मूला याद करो, मास नंबर वाला फॉर्मूला याद करो, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला हमारा Z प्लस Z बराबर P प्लस N। P क्या है? प्रोटॉन है, N क्या है? न्यूट्रॉन है, और Z क्या है? सॉरी A है हमारे यहाँ पे एटॉमिक मास, यानी द्रव्यमान संख्या। तो सब निकालते जाओ, इस ये कितना हो गया? 14, और N, तो N बराबर कितना आ जाएगा? 16। यहाँ निकाल दो, 31 बराबर 15 प्लस N, तो N बराबर क्या आ जाएगा? 16। इसमें देखो 32 बराबर 16 प्लस N, तो N बराबर क्या आ जाएगा? 16। तो ये सभी के न्यूट्रॉन, N बराबर क्या है? न्यूट्रॉन्स की संख्या, तो सब में समान आ रही है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? आइसो टोन सब न्यूट्रॉन। ठीक है, अगले आइसो डायफर, ऐसे ही लिख लो, आइसो डायफर, आइसो डायफर, और इसमें लिख लो कि आइसो डायफर। आइसो डायफर इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या का अंतर निकालते हैं, और वो अलग अलग आता है, सॉरी समान, आइसोलेशन समान। इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या का जो अंतर है वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में समान होता है। ठीक है ना, आइसो समान और डायफर अलग। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या का जो अंतर है वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में कैसा आएगा? वो समान आएगा। ठीक है, एक बात इसमें भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स, जिनमें प्रोटॉन्स व न्यूट्रॉन्स की संख्या का अंतर समान हो, संख्या का अंतर समान हो, आइसो डायफर कहलाता है। आइसो डायफर कहलाता है। उदाहरण आइसो डायफर को उदाहरण दें, 92U 235 और थोरियम 90 थोरियम और ये 225। ये है U फॉर यूरेनियम, यूरेनियम, और ये है थोरियम। D जो सिंबल है थोरियम का सिंबल, थोरियम दोनों की रेडियो है। अगर नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर देखो जरा, दोनों समान निकालो, कैसे निकालो? पहले प्रोटॉन निकालो, साफ साफ लग रहा है कि
140 आ गया। इस पे देख लो कितना आ जाएगा। हाँ 140 है, 14 में 9 पे कितना आएगा? 23 पर। देखो इस वाले का देखो जरा कितना आ रहा है, 231 90 प्लस n, तो n बराबर यहाँ पे कितना आएगा बताओ जरा। 139। तो बेटा ये तो न्यूट्रॉन निकल के आ रहा है, ठीक है, न्यूट्रॉन निकल के आ रहा है। ठीक, डेफिनेशन क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पे जो हमारा 141 आएगा, 141 यहाँ नीचे वाले और 4 कर 141 141 बोला था 141 लिखने में। चलो यहाँ पे अंतर देखो कितना है, 143 से प्रोटॉन की संख्या ज्यादा कितना निकल के आएगा? 143 से यहाँ पे बाद में घटाओ कितना आएगा? 51 आ गया। तो ये हमारे यहाँ पे 51 आ गया। यहाँ पे 141 में 90 घटाओ कितना आ गया? 51 आ गया। दोनों समान हो रहा है, यही तो बोला डेफिनेशन में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर दोनों तत्वों में क्या निकल गया? समानुपाती। 51 यहाँ भी 51 यहाँ भी। ठीक है, आइसोडायग्राम समझ में आ गया? क्लियर? तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर यहाँ निकालेंगे पहले, फिर यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर यहाँ निकालेंगे, और दोनों ही कितने आने चाहिए? समान आने चाहिए। 51 यहाँ भी, 51